मित्रों, नमस्कार। रेडियो मैटनी में आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो मैटनी, जहां हम रोज लाते हैं आपके लिए नई नवेली कहानियां और कुछ अनजान कवियों द्वारा रची गई कविताएं, कुछ गुदगुदाती, कुछ आंखों को गीली कर जाने वाली अपने ही पड़ोस के शहर की कहानियां। मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है मेरी ब्लाइंड महबूबा। और सूरज भाई, आज ऐसी खबर लाया हूं भाई, 2 समोसे और दमालू के साथ ही बताऊंगा। विनय की ऐसी बात सुनते ही सूरज के चेहरे पे खोया तेज वापस आ गया। वो समझ गया कि आज कामिनी कॉलेज आई है। कैंटीन वाले को तुरंत 500 की हड़ी कड़क नोट दिखाते हुए बोला कि आज सबको मेरे तरफ से ट्रीट, और नोट को यूं ही टेबल पे छोड़कर निकल गया बायोलॉजी की क्लास के सामने टकटकी लगाने, जहां उसकी कामिनी पहले ही बेंच पे बैठकर अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी करती थी। इंटरवल के हूटर की आवाज से सूरज का ध्यान कामिनी के चेहरे से हटकर बाकी की क्लास पे गया। कई नए चेहरे दिख रहे थे आज, और कामिनी जैसा आकर्षण किसी चेहरे में नहीं था। जब बायो की कक्षा में कामिनी कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लेती है तो अपने बाएं आईब्रो को जो थोड़ा उठाकर चेहरे से वो खूबसूरत एक्सप्रेशन देती है। जब उसे बोरियत होती है तो कैसे अपने बालों से अपनी ही उंगली फंसाकर समय काटती है। उसकी आंखों में लगे काजल का वो कोना किस तरह उसकी छोटी आंखों को बड़ा कर देता है। कामिनी के चेहरे के साथ डांस करती उसकी वो बालियां, जो हर दिन भेस बदलकर उसके चेहरे को और खूबसूरत बनाती हैं। कामिनी की यही हरकतें देख देख कर सूरज का हर दिन बीतता जाता था। सूरज और कामिनी की इस एक तरफा लव स्टोरी का एक ही गवाह था, जो बायोलॉजी की क्लास में कामिनी के ठीक पीछे बैठता था, सूरज का जिगरी दोस्त निखिल। सूरज के दिल का हाल निखिल से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता था। निखिल और सूरज की दोस्ती जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की तरह थी। सूरज, जो कि 10 करोड़ की संपत्ति का अकेला मालिक था, वहीं निखिल के पास अपनी फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सूरज अपनी पॉकेट मनी से चला लिया करता था, और निखिल को इस बात का हमेशा एहसास रहता था कि सूरज उसके लिए भगवान से कम नहीं है। इसी बीच इंटरवल के बजते हूटर से कामिनी की क्लास छूट गई, जैसे चांद खुद चल के सूरज से मिलने आ जाए, ऐसा दृश्य था। आज कामिनी ने सूरज से बात करने का मन बना लिया था। देखिए मिस्टर, ये जो रोज रोज मेरी तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कॉलेज में पढ़ने आए हो या ये सब करने हैं? कामिनी क्या बोले जा रही थी, सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे आज पहली बार समझ ये आ रहा था कि फिल्मों में जब भी हीरोइन पहली बार हीरो से बात करती है तो वायलिन क्यों बजते हैं। उसके कानों में जैसे बैकग्राउंड में सितार बज रहे थे, और सामने गिटार जैसी छरहरी मॉडर्न कामिनी, और पर बगल में जैसे ही तबले जैसे अपने निखिल को मुंह बिचकाते देखा तो सूरज का ध्यान इस बात पे गया कि आखिर उसकी सपनों की रानी उससे बोल क्या रही है। देखो, अगर कुछ बोलना है तो बोलो, वरना मिस्टर कल से यहां नजर मत आना। ठीक है। सूरज बस इतना बोलकर सर झुकाकर चला गया। आज पूरे 20 दिन हो आए सूरज कॉलेज नहीं आया था। शायद वो सिर्फ कामिनी को देखने ही कॉलेज आता था। जाने अनजाने कामिनी भी सूरज को मिस करने लगी थी। टोन के अंदाज में अक्सर निखिल से पूछना भी चाहा कि तुम्हारा मजनू दोस्त कैसा है, पर ये सुदामा कहाँ कृष्ण का पता देने वाला था। आज 21वां दिन था, और सूरज फिर से कामिनी की क्लास के बाहर उसकी जुल्फों को उड़ता देखने में व्यस्त था। इंटरवल के हूटर के साथ कब कामिनी बाहर आई, कब उसका हाथ पकड़ के कैंटीन ले गई,
पता ही नहीं चला। कैंटीन में जब सब सूरज चिल्लाने लगे तो होश आया, अब तो बात इज्जत की है। निखिल ने भी सूरज का हौसला बढ़ाते हुए गार्डन में लगा गुलाब सूरज के हाथ में दे दिया। आज तो सूरज का इम्तिहान था, पर वो इतने लोगों के बीच कैसे बोलता कि कितना चाहता है वो कामिनी को, कितना निश्चल प्रेम है उसका। ये प्रेम बस कामिनी को खुश देख लेने में ही तृप्त हो जाने वाला प्रेम है। कैसे बताए कि उसे अब कुछ और देखने की, कुछ और सुनने की चाहत ही नहीं होती। बस कामिनी ही तो है उसके जीवन में। सूरज और कुछ नहीं बोल पाया, बस इतना कि कामिनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये गुलाब किसके लिए सूरज जी? कामिनी ने चंचलता से कहा। सूरज ने सकुचाते हुए कामिनी की तरफ वो गुलाब बढ़ा दिया। ऐसे नहीं सूरज जी, कुछ करके दिखाइए हमारे लिए, ये बोलकर कामिनी कॉलेज से बाहर जाने लगी। सूरज और निखिल भी कामिनी के साथ हो लिए। सामने रोड आ चुकी थी। कामिनी ने निखिल से बोला, निखिल जी, वो गुलाब बीच सड़क पर फेंका। निखिल ने सूरज से इशारा मिलने के बाद वो गुलाब बीच सड़क पे फेंक दिया और लौट आया। सूरज जी, वो गुलाब मेरे लिए था ना, अब क्या गाड़ी के नीचे रख देंगे उसको? सूरज कामिनी की परीक्षा समझ चुका था। वो उस गुलाब को उठाने दौड़ पड़ा। गाड़ियों से बचते हुए उसने वो गुलाब अपने हाथों में भर लिया, पर उसकी कामिनी के लिए लाए उस गुलाब की एक पंखुड़ी टूटकर सड़क पे गिर गई। सूरज फिर से सड़क पे बीच में था। वो उस गुलाब की एक भी पंखुड़ी नहीं खोना चाहता था। वो कामिनी को बताना चाहता था कि इसी तरह से वो कामिनी की सारी खुशियां भी बटोर लाएगा, हर तूफान से, हर आंधी से। पर सूरज भूल चला था कि वो शहर की सबसे व्यस्त सड़क थी। ट्रक से गिरने के बाद भी सूरज को कुछ नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में होश आने पर जब सूरज अपने सभी अंगों को महसूस कर बहुत खुश हो रहा था, उसे लगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कामिनी के तो जैसे होश नहीं थे। उसे पता था कि उसके इस बचपने ने सूरज की आंखों की रोशनी छीन ली थी। इस घटना को आज पूरे 2 साल बीत चले थे और सूरज और कामिनी की शादी को पूरे 1 साल 2 महीने। सूरज की आंखें न होने की वजह से सूरज का पारिवारिक व्यापार कामिनी के हाथों में था और निखिल आज भी सुदामा की तरह कृष्ण की मृत्यता में बंधा सूरज की कंपनी में एक अहम भूमिका अदा कर रहा था। सूरज की कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सूरज और कामिनी की जिंदगी में रोज नए तूफान आते थे। आंखों की रोशनी छिन जाने की वजह से सूरज के पूरे जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। आशा का एक दीपक अभी ठीक से जल नहीं पाता था कि जिंदगी के अंधड़ उसे पूरे वेग से बुझाने चले आते थे और फिर से बिखेर देते थे उन गुलाब की पंखुड़ियों को जिन्हें समेटने में सूरज की आंखें चली गई थी। रह रह के सूरज के दिल में कुछ जलता भी था, तो बस शक की वो काली डिबरी। उसे शक हो चला था कि कामिनी और निखिल उससे छिपकर अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं और उसे छोड़ गए हैं ऐसे अंधेरे जंगल में जहां वो बिना सहारे एक डग भी नहीं चल सकता। उसने फैसला कर लिया था कि आज आर या पार। आज वो कामिनी को सच बोलने पर मजबूर करके रहेगा, फिर चाहे उसे बल का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। आज पूरे 4 दिन बाद कामिनी ऑफिस के टूर से वापस लौटी थी। सूरज ने ऑफिस फोन करके पहले ही पता लगा लिया था कि निखिल भी उसके साथ गया था। सूरज के मन का शक अब यकीन में बदल रहा था। कामिनी, ये जो तुम दूसरे शहर में जाके करती हो ना, ये तुम हमारे घर में भी कर सकती हो डार्लिंग। इस संदेह को वैसे भी नहीं दिखता कुछ। सूरज के इतना बोलने पर से कामिनी के अंदर का गुबार फूट पड़ा। उसने जीवन में भी नहीं सोचा था कि सूरज के जिसके नाम उसने अपना जीवन कर दिया, वही सूरज
आज ऐसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करेगा। सूरज, बस करो, आज तुमने सारी हदें तोड़ दी। शक इंसान को खा जाता है। सूरज, तुम्हें क्यों नहीं दिखता कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कितनी मेहनत करती हूँ? तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि तुम्हारी कंपनी में इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखती हूँ? तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि तुम्हारे साथ मेरे जीवन में भी अंधेरा छाया है? सूरज, क्या करूं कामिनी, अंधा हूं ना, नहीं देख सकता। अच्छा, इतने ही अंधे हो तो ये कैसे देख लेते हो कि मैं निखिल के साथ कैसे मजे कर रही हूं? कामिनी! आज पहली बार सूरज ने कामिनी पर हाथ उठाया। कामिनी के शब्द जैसे शूल से उसके कानों में अभी तक चुभ रहे थे। कामिनी घर छोड़कर चली गई थी। आज पहली बार सूरज को अपने अंधेपन पर शर्म आ रही थी। उसे समझ आ चुका था कि उसके शरीर में अब शक का दीमक लग चुका है। इसे हटा पाना संभव नहीं है। पर आज कामिनी की बातों से यह भी पता चल गया था कि वो कामिनी की जिंदगी में कोढ़ के जैसा था, जिसे वो खुद से भी छुपाकर चल रही थी। उसे पता चल गया था कि वो कामिनी के लायक नहीं था। सूरज ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसकी कामिनी का यह बुझा हुआ सितारा आज अपने ही घर से कूदकर अपनी जान देने वाला था। फोन की घंटी बजते ही कामिनी फोन की ओर दौड़ी। लाइन पे सूरज था। कामिनी ने फोन उठाकर कुछ भी नहीं बोला, पर उसकी सांसों की आवाज ने सूरज को इत्तला कर दी कि फोन पे कामिनी ही है। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं तुम्हारे ऊपर कोढ़ बन के लद गया हूं कामिनी। मैं वो सूरज हूं जिसने कभी किसी के जीवन में उजाला नहीं किया, पर अपना ही घर जलाकर बैठा है। एक बात मानोगी मेरी, और मैं ये बात बिल्कुल भी कुंठित होकर नहीं, बल्कि तुम्हारे एक पति होने के अधिकार से बोल रहा हूं। अगर कभी ये कोढ़ी इस दुनिया से चला जाए तो मेरी याद में आंसू मत बहाना, बल्कि उसी दिन निखिल से शादी कर लेना। तो तुम कहाँ हो सूरज? मैं अभी आ रही हूँ। तुम कैसी बातें बोल रहे हो? मैं अपने घर में हूँ। आई लव यू कामिनी। ये बोलकर सूरज ने फोन अपने हाथों से दबाया और रिसीवर को अपने होठों से चूम कर रख दिया। निखिल, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम बच्चों की स्कूल मीटिंग में चले जाना, और हाँ, उनकी डायरी में शायद कुछ रिमार्क होंगे, वो देख लेना। इतना बोलकर कामिनी ऑफिस चली गई। कामिनी और निखिल की शादी को 8 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी थे। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब निखिल और कामिनी ने सूरज की फोटो पर माला नहीं चढ़ाया हो। बच्चों को भी सूरज की तस्वीर दिखाकर बड़े पापा कहना सिखाया गया था। बच्चों की डायरी पे पड़े रिमार्क पर गार्डियन की सिग्नेचर की जरूरत पड़ी तो निखिल को याद आया कि इस मोबाइल की जिंदगी में अब उसे पेन की जरूरत कितनी कम पड़ती है। अपने आईपॉड के साथ मिली पेंसिल से ही उसके सारे काम हो जाते हैं। पेन ढूंढने के लिए आज उसने कामिनी का पर्सनल दराज खोला। उसमें बड़ी ढेर सारी डायरियां देखकर निखिल के चेहरे की चमक बढ़ गई। बहुत शौक था कामिनी को डायरी लिखने का। उसे पता था कि इन डायरियों को पढ़कर वो कामिनी को अगले 1 साल तक चिढ़ा सकता था। शरारती अंदाज में निखिल ने एक एक कर वो डायरी खोलनी शुरू की। उसके शरारत के तरकश में हर डायरी के साथ कई तीर जुड़ते जाते। अब वो और उत्साह से डायरी देखने लगा, लेकिन एक डायरी खोलते ही उसकी आंखें नम हो गई। ये उस साल की डायरी थी जिस साल सूरज ने सुसाइड की थी। बड़ी मुश्किल से निखिल ने उस दिन का पन्ना खोला। मेरे सूरज, मैं कभी वो दिन नहीं भूल सकती जब मेरी वजह से तुमने अपनी आंखें खो दी। मेरा बचपना था, पर तुम्हें इतना जुनून दिखाने की क्या जरूरत थी? कर दी ना मेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद। तुम शायद कभी मेरे थे ही नहीं सूरज। तुमसे शादी करना भी मेरा बचपना ही था, या शायद उस गलती का प्रायश्चित।
आज तुम्हें फ़ोन पर जब निखिल का नाम लिया तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुमने इतनी बार मेरा नाम उसके साथ जोड़ दिया सूरज कि मैं खुद ही उसके बारे में सोचती हूँ। तुम तो अभी से स्टिक के सहारे चलते हो सूरज। तुम क्या सहारा दोगे मुझे? जिसे खुद कुछ न दिखता हो वो क्या सही या गलत दिखाएगा मुझे? और तुम्हारे फ़ोन से मैं डर गई थी, कहीं तुम कुछ गलत न कर बैठो। दौड़ते हुए घर पहुंची थी तुम्हारे। तुम छत पर थे, उसकी दीवार पर खड़े। मेरे आने की आहट मिल गई थी तुम्हें। कितने प्यार से बोला था मैंने तुम ये क्या कर रहे हो सूरज? पर तुम तो उस डिसीजन पे भी अटल नहीं रह सके। कमजोर पड़ गए सूरज तुम वहां भी। पर मैं अब और गलती नहीं कर सकती थी। तुम जरा सा लड़खड़ाए और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया सूरज। अब कभी मत मिलना मुझे सूरज, किसी जन्म में नहीं। और अगर मिल भी जाना तो इस बार ट्रक के सामने मैं आ जाऊंगी और फिर तुम भी अपनी इस ब्लाइंड महबूबा का यूं ही साथ देना जैसे मैंने दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लाएंगे नई कहानियाँ और नई कविताएं। धन्यवाद।